बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय के लिए अध्याय 6 जो कि पूर्णांक है, इसकी प्रश्नावली 6.1 को करेंगे। चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। भाग ए, भार में वृद्धि। बच्चों, वृद्धि का विपरीत कमी होता है। भार में वृद्धि का विपरीत भार में कमी होगा। तो भाग ए का उत्तर भार में कमी होगा। भाग बी, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। बच्चों, यहाँ पर हम 4 दिशाएं बना लेते हैं। ये हमने दिशाओं का चित्र बना लिया। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। बच्चों, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं और उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। भाग बी में दिया गया है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो इसके विपरीत 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, क्योंकि उत्तर का विपरीत दक्षिण होता है। तो भाग बी का उत्तर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा होगा। भाग सी, 80 मीटर पूर्व। बच्चों, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि पूर्व का विपरीत पश्चिम होता है, तो 80 मीटर पूर्व का विपरीत 80 मीटर पश्चिम होगा। भाग डी में दिया गया है 700 की हानि। बच्चों, हानि का विपरीत लाभ होता है, तो रुपए 700 की हानि, इसका विपरीत रुपए 700 की लाभ होगा। भाग ई, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। बच्चों, ऊपर का विपरीत नीचे होता है, तो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का विपरीत समुद्र तल से 100 मीटर नीचे होगा। अब बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। भाग ए, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब बच्चों, जमीन के तल से ऊपर 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो तल से ऊपर इसको हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, और जमीन तल से कोई अगर नीचे है तो उसके चिन्ह को हम ऋणात्मक लेंगे। तो एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इस ऊंचाई को, जो कि जमीन तल से ऊपर है, इसको 2000 मीटर के साथ हम धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। तो इसको हम धनात्मक चिन्ह देंगे 2000। तो 2000 मीटर को हम चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई पर है, तो इसको हम धन 2000 मीटर लिखेंगे। भाग बी, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। क्योंकि ये समुद्र तल से नीचे चल रही है 800 मीटर की गहराई पर, तो 800 मीटर के साथ हम ऋण चिन्ह लगाएंगे, तो यह गहराई ऋणात्मक होगी। तो इसको हम ऋण 800 मीटर लिखेंगे। भाग सी, खाते में 200 रुपए जमा कराना। बच्चों, जमा कराने का मतलब हमारी खाते में राशि बढ़ रही है, यानी खाते में जमा कराया है, तो इसका मतलब इसके साथ हम धन चिन्ह लगाएंगे। और भाग बी में खाते में 700 रुपए निकालने का मतलब हमारी राशि कम हो रही है, तो हम इसके साथ ऋण चिन्ह लगाएंगे। जमा करने का मतलब धन चिन्ह लगाएंगे उस राशि के साथ, निकालने का मतलब उस राशि के साथ ऋण चिन्ह लगाएंगे। तो खाते में 200 रुपए जमा कराना, इसके साथ हम धन चिन्ह लगाएंगे, तो इसको धन 200 लिखेंगे, धन 200 रुपये। भाग डी में क्योंकि हम रुपए निकाल रहे हैं, तो इसको ऋण 700 रुपए लिखेंगे। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बनानी होगी। ये संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा के यहाँ बीचों बीच हम 0 लिख देते हैं। अब 0 के बाईं ओर हम
ऋणात्मक संख्याएं लिखेंगे। अब शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिखेंगे। भाग ए में दिया गया है धन 5। तो धन 5 के लिए ये हम देख पा रहे हैं कि धन 5 को यहाँ पर हमने दिखाना होगा, निरूपित करना होगा। तो इसको हमने तीर के निशान से यहाँ ऊपर की तरफ एक तीर लगा के यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इसी तरह से भाग बी करेंगे। पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। -10 को निरूपित करने के लिए हमें शून्य के बाएं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो -10 की स्थिति पर हम इसको एक तीर के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। -10 पर एक हमने तीर यहाँ पर दर्शाया हुआ है, यह -10 को निरूपित करेगा। भाग सी धन 8। पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। बच्चों धन 8 तो ये शून्य के दाईं तरफ होगा और धन 8 की स्थिति पर हम यहाँ एक तीर से इसको हम निरूपित कर सकते हैं। तो हमने ये धन 8 को निरूपित किया हुआ है। भाग डी ऋण 1। बच्चों ऋण 1 की स्थिति शून्य के बाईं ओर होगी, तो हमने यहाँ पर ऋण 1 पर एक तीर दिखाया हुआ है। ये तीर ऋण 1 को प्रदर्शित करेगा, निरूपित करेगा। भाग ई ऋण 6। बच्चों ऋण 6 शून्य के बाईं ओर स्थित होगा, तो यहाँ पर हमने ऋण 6 पर इसको ऋण 6 को निरूपित किया हुआ है, एक तीर दर्शाया हुआ है। अब प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस आकृति में हम देख रहे हैं। इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर शून्य प्रदर्शित किया गया है बीचों बीच में, और शून्य के ऊपर यहाँ पर कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं। ये ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु। इसी तरह से शून्य के नीचे एच बिंदु, जी बिंदु, एफ बिंदु, ई बिंदु। बच्चों शून्य से ऊपर, तो ऊपर के इन बिंदुओं को हम धनात्मक कहेंगे और शून्य से नीचे के बिंदुओं को हम ऋणात्मक कहेंगे, और इनको धनात्मक पूर्णांकों को हम लिख देते हैं शून्य के ऊपर। तो शून्य के ऊपर पहला बिंदु 1 निरूपित करेगा, दूसरा बिंदु 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठा 6, सातवां 7, और इस तरह से बिंदु डी की स्थिति 8 होगी, जो कि ये बिंदुओं की संख्या लिखने से ये 8 इस क्रम में आ रही है। तो बच्चों शून्य से नीचे जाएंगे, इन बिंदुओं को ऋणात्मक लिखेंगे। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10। अब यहाँ पर भाग ए में कहा गया है यदि बिंदु डी पूर्णांक धन 8 है तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा है। अब बच्चों ये हमने इनके बिंदुओं के संख्याएं हमने लिखी हुई हैं। तो ऋण 8 वाला बिंदु शून्य से नीचे होगा। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋण 8 वाला बिंदु F है। तो यदि पूर्णांक D पूर्णांक धन 8 है तो ऋण 8 वाला बिंदु F होगा। तो भाग ए का उत्तर F होगा। भाग बी क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। क्योंकि बच्चों G की स्थिति शून्य से नीचे की तरफ है। शून्य से नीचे का मतलब G की स्थिति ऋणात्मक होगी। तो G एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्योंकि G शून्य से नीचे है तो G ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो भाग बी का उत्तर ऋणात्मक होगा। भाग सी बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। अब बच्चों बिंदु B के संगत पूर्णांक हम आकृति में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि बिंदु B शून्य से ऊपर है
तो बिंदु बी के संगत पूर्णांक 4 होगा, क्योंकि शून्य से ऊपर ये चौथी स्थिति पर है। और बिंदु ई को हम देखें, क्योंकि बिंदु ई शून्य से नीचे है तो इसका पूर्णांक ऋणात्मक होगा। और हम ये आकृति में देख रहे हैं कि बिंदु ई की स्थिति शून्य से नीचे 10वीं है, तो इसको हम ऋण 10 लिखेंगे। तो बिंदु बी के संगत पूर्णांक -4 है और बिंदु ई के संगत पूर्णांक ऋण 10 है। भाग बी, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। बच्चों, सबसे कम का मतलब यह हुआ कि शून्य से नीचे हमें देखना है कि सबसे नीचे कौन सा बिंदु स्थित है। यह बिंदु ई है। तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से ई बिंदु ऐसा है जिसका मान सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे नीचे स्थित है। तो भाग डी का उत्तर बिंदु ई होगा। भाग ई, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। अब बच्चों, इनके संगत जो पूर्णांक, बिंदुओं के संगत जो पूर्णांक लिखे हुए ये इनके मान हैं। जैसे कि बी का मान -4 है, जी का मान ऋण 6 है। हमने इनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी मान वाला बिंदु डी होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। और इससे नीचे बिंदु सी है, इससे नीचे बिंदु बी है, इससे नीचे बिंदु ए है, इससे नीचे एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई। तो सबसे बड़े मान वाला बिंदु डी होगा। फिर उसके नीचे जो भी बिंदु होंगे ये घटते हुए मानों के बिंदु होंगे। तो इनको इस क्रम में लिख देते हैं। पहले हम डी को लिखेंगे, उसके बाद इससे कम मान वाला बिंदु सी होगा, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद शून्य या ओ बिंदु हम कह सकते हैं इसको, इसके बाद एच आएगा, इसके बाद जी, इसके बाद एफ, इसके बाद ई। ये हमने ओ को शून्य स्थिति पर माना हुआ है, तो ये ओ बिंदु या इसको हम शून्य बिंदु कह सकते हैं, शून्य वाला बिंदु कह सकते हैं। प्रश्न 5, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। तो बच्चों, यहाँ पर 5 स्थानों के तापमान दिए गए हैं। सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। शिमला का तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अहमदाबाद का तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। दिल्ली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। भाग ए में पूछा गया है इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। बच्चों, सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो 0 से नीचे को हम ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे को हम ऋण 10 लिखेंगे, ऋण 10 डिग्री सेल्सियस। शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो इसी तरह से इसको हम ऋण 2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो ऊपर वाले तापमान को हम धनात्मक चिन्ह देंगे, तो इसको हम धन 30 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। दिल्ली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ऊपर को हम धनात्मक चिन्ह देंगे, तो ये इसको हम धन 20 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, इसको हम धन 20 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। श्रीनगर के लिए, क्योंकि यह 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है, नीचे के लिए हम ऋणात्मक चिन्ह देंगे, तो इसके लिए ऋण 5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो भाग ए हमने कर लिया। भाग बी में कहा गया है निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। तो ये हम संख्या रेखा देख पा रहे हैं यहाँ पर। बच्चों,
शून्य, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं, धन 5, धन 10, धन 15, धन 20 और 0 से 5 के बीच में, यानी इन संख्याओं के 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में ये उपविभाजित है। 5 उपविभाजन है इसके। इसका मतलब 0 से 5 के बीच में पहला उपविभाजन 1 होगा, दूसरा उपविभाजन 2 होगा, तीसरा उपविभाजन का पूर्णांक 4 होगा। इसी तरह से चौथे का पहले उपविभाजन के लिए संख्या 1 होगी, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए धन 3, चौथे के लिए धन 4 और पांचवें को यहाँ पर निरूपित किया गया है धन 5। इसी तरह से हम सभी उपविभाजित बिंदुओं का हम संख्या दे सकते हैं। अब हम 0 के बाईं ओर देख रहे हैं, ये संख्याएं लिखी गई हैं, ऋण 5, ऋण 10, ऋण 15 और 0 से ऋण 5 के बीच में ये जो बिंदु होंगे उपविभाजित बिंदु, ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5 ये अपनी स्थिति पर है। अब ये कहा गया है उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। तो बच्चों सियाचिन का तापमान ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऋण 10 0 से बाईं ओर स्थित है, तो ऋण 10 को हम यहाँ पर सियाचिन से निरूपित करेंगे। तो ऋण 10 के ऊपर हम एक तीर लगा के सियाचिन लिख देंगे इस पर। शिमला ऋण 2 डिग्री सेल्सियस है। अब ऋण 2 0 से बाईं ओर होगा और पहला उपविभाजन दूसरा उपविभाजित बिंदु पर इसको हम दर्शाएंगे शिमला को। अहमदाबाद का तापमान धन 30 सेल्सियस है, तो इसको 0 के दाईं ओर 30 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको निरूपित करेंगे। तो हमने धन 30 पर इस तीर के ऊपर हम अहमदाबाद लिखेंगे। दिल्ली धन 20 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से दाईं ओर 20 पर एक तीर के ऊपर 20 की स्थिति पर एक तीर हम दर्शाएंगे और इसके ऊपर हम दिल्ली लिखेंगे। श्रीनगर ऋण 5 डिग्री सेल्सियस, तो ऋण 5 की स्थिति पर एक तीर हम यहाँ पर दर्शाएंगे और इस तीर के ऊपर श्रीनगर लिखेंगे। तो यह श्रीनगर के तापमान को निरूपित करेगा जो कि ऋण 5 डिग्री सेल्सियस है। भाग सी, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? बच्चों जिस स्थान का तापमान सबसे कम होगा वह स्थान सबसे ठंडा होगा और हम सबसे कम तापमान 0 से सबसे नीचे जिस जगह का तापमान सबसे कम होगा, 0 से नीचे होगा, उसका तापमान सबसे कम होगा, सबसे ठंडा होगा। तो यहाँ हम भाग बी के चित्र में देख पा रहे हैं कि सियाचिन का तापमान सबसे कम है जो कि ऋण 10 डिग्री सेल्सियस है। तो भाग सी के लिए उत्तर सियाचिन होगा। भाग डी में पूछा गया है उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो बच्चों इसके लिए हम 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो 10 से दाईं तरफ जो भी शहर होंगे उनके नाम लिखेंगे। तो इस आकृति में हम देख रहे हैं, इस चित्र में संख्या रेखा पर 10 के दाईं ओर 2 शहर स्थित है, दिल्ली और अहमदाबाद। तो भाग डी का उत्तर उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ऐसे शहर दिल्ली और अहमदाबाद होंगे। भाग डी का उत्तर अहमदाबाद और दिल्ली होगा। चलिए प्रश्न 6 करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? तो बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। बच्चों भाग ए करते हैं पहले। भाग ए में संख्याएं दी गई हैं 2 और 9 और हमें यह बताना है कि इन दोनों संख्याओं में से संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो बच्चों 2 और 9 की स्थिति अगर हम देखें तो 2 पर एक तीर लगा देते हैं और 9 पर एक तीर लगा देते हैं। तो स्पष्ट रूप से इस संख्या रेखा पर हम देख पा रहे हैं कि संख्या 9
संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। बच्चों इसी तरह से भाग बी को कर लेते हैं। इसमें संख्याएं दी गई हैं -3 और -8। तो -3 पर हम एक तीर लगा देते हैं ऋण 3 को निरूपित करने के लिए। इसी तरह से -8 पर एक हम तीर लगा देते हैं -8 को निरूपित करने के लिए। अब हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि -3 यह संख्या -8 इस संख्या के दाईं ओर स्थित है। बच्चों भाग बी में संख्याएं दी गई हैं 0 और -1। तो इसी तरह से हम 0 को एक तीर लगा के निरूपित कर लेते हैं संख्या रेखा पर। इसी तरह से -1 को भी निरूपित कर लेते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 0 संख्या -1 के दाईं ओर स्थित है। बच्चों भाग डी में संख्याएं दी गई हैं -11 और -10। तो हम -11 और -10 को इस संख्या रेखा पर तीर से निरूपित कर लेते हैं। तो -11 पर एक हमने तीर यहां पर दर्शा लिया और -10 पर एक हमने तीर को दर्शा लिया। अब हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि संख्या 10 संख्या -11 के दाईं ओर स्थित है। बच्चों भाग ई में संख्याएं दी गई हैं -6 और -6। तो -6 को हमने यहां पर निरूपित कर लिया। -6 पर एक तीर यहां पर हमने दर्शाया हुआ है। इसी तरह से -6 पर हम एक तीर दर्शा लेते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि -6 संख्या -6 के दाईं ओर स्थित है। भाग एफ में संख्याएं दी गई हैं 1 और -100। तो बच्चों एक संख्या को हम निरूपित कर लेते हैं। -1 पर हमने एक तीर यहां पर दर्शाया हुआ है और -100। बच्चों -100 संख्या 0 के बाईं ओर स्थित होगा। -12 हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया हुआ है, बाईं ओर हम इसको निरूपित कर सकते हैं। तो ये यहां कहीं होगा। अब हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि संख्या 1 संख्या -100 के दाईं ओर स्थित है। प्रश्न 7 नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। भाग ए करते हैं। बच्चों भाग ए में 0 और -7 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि -7 0 के बाईं ओर होगा और हमें बढ़ते हुए क्रम में पूर्णांक लिखने हैं 0 और -7 के बीच में। तो बच्चों -7 से बड़ा पूर्णांक -6 होगा, फिर -5 होगा, फिर -4 होगा, -3, -2, -1, फिर 0। बीच के पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में -6, -5, -4, -3, -2 और -1 होंगे। भाग बी करते हैं। इसमें संख्याएं दी गई हैं -4 और 4। तो बच्चों -4 के बाद -3 आएगा, फिर -2, -1, इसके बाद 0 आएगा और 0 के बाद -1, -2, -3। तो बच्चों ये बढ़ते हुए क्रम में हमने संख्याएं लिखी हुई हैं -4 और 4 के बीच में। तो ये सभी पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 होंगे, जो कि -4 और 4 के बीच में होंगे। भाग सी -8 और -15। तो बच्चों संख्या रेखा पर -8 -15 के दाईं ओर स्थित होगा और -15 से दाईं ओर चलने पर यह संख्याएं -14, -13, -12, -11, -10, -9, -9 के बाद -8 आएगा। बच्चों -8 हमने नहीं लिखना है क्योंकि हमें संख्याएं -15 और -8 के बीच वाले पूर्णांक लिखने हैं। बच्चों भाग डी में पूर्णांक दिए गए हैं -30 और -23।
तो संख्या रेखा पर ऋण 23 ऋण 30 के दाईं ओर स्थित होगा। तो बच्चों ऋण 30 के बाद आने वाला पूर्णांक ऋण 29 होगा, फिर ऋण 28, ऋण 27, ऋण 26, ऋण 25, ऋण 24 और इसके बाद ऋण 23। इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने केवल ऋण 30 और ऋण 23 के बीच के पूर्णांक हमने लिखने हैं। चलिए प्रश्न 8 करते हैं। भाग ए में पूछा गया है ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो बच्चों ऋण 20 की स्थिति शून्य से बाईं ओर होगी और बच्चों अगर ऋण 20 से हम दाईं ओर शून्य की तरफ चलें तो हमें ऋण 20 से बड़े ऋणात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे। तो ऋण 20 के बाद ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 19 होगा, फिर ऋण 18 होगा, फिर ऋण 17 होगा, फिर ऋण 16 होगा। तो यह 4 बड़े ऋणात्मक पूर्णांक होंगे जो कि ऋण 20 से बड़े होंगे। यह ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17 और ऋण 16 होंगे। बच्चों भाग बी करते हैं। ऋण 10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। बच्चों ऋण 10 की स्थिति शून्य से बाईं ओर होगी और हम यहां पर हमने बताना है कि ऋण 10 से छोटे 4 पूर्णांक, तो इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें ऋण 10 से छोटी संख्याएं प्राप्त करनी होंगी जो कि ऋण 10 से बाईं ओर चलने पर मिलेंगी। तो ऋण 10 के बाद इससे अगला ऋणात्मक पूर्णांक बाईं ओर ऋण 11 होगा, इसके बाद ऋण 12 होगा, फिर ऋण 13 होगा, ऋण 14 होगा। तो यह 4 पूर्णांक ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14 ऋण 10 से छोटे 4 पूर्णांक होंगे। प्रश्न 9 निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। बच्चों भाग ए संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। तो बच्चों एक संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऋण 8 इस संख्या रेखा पर ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। तो यह कथन सत्य है। संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है, यह कथन सत्य है। भाग बी संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के दाईं ओर स्थित है। बच्चों इस संख्या रेखा पर हम देख पा रहे हैं पूर्णांक ऋण 50 ऋण 100 के दाईं ओर स्थित है। तो यह कथन असत्य है। हमें सत्य कथन लिखना है। तो बच्चों सत्य कथन संख्या रेखा पर ऋण 50 ऋण 100 के दाईं ओर स्थित है, यह सत्य कथन होगा। भाग सी सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि शून्य के बाईं ओर चलने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलते हैं और बाईं ओर चलने पर मिलने वाले ऋणात्मक पूर्णांक जितना ज्यादा बाईं ओर होगा वह उतना ही कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि शून्य के नजदीक सबसे पहला ऋणात्मक पूर्णांक यह सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। क्योंकि बच्चों जैसे कि हम ऋण 100 से हम अगर दाईं ओर चलते हैं तो हमें बड़े ऋणात्मक पूर्णांक मिलते चले जाते हैं। जैसे ऋण 100 के बाद ऋण 99, ऋण 98 और इस तरह से आने वाले सभी पूर्णांक ये बढ़ते चले जाएंगे। तो ऋण 2 के आने के बाद ऋण 1 आता है, तो यह सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो कथन सी का कथन असत्य है। इसका सही कथन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, यह होगा। भाग डी ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है। तो बच्चों इसकी स्थिति, इन दोनों पूर्णांकों की स्थिति संख्या रेखा पर हम देख लेते हैं कहां पर है। बच्चों संख्या रेखा पर हम देख पा रहे हैं कि ऋण 25 ऋण 26 के दाईं ओर स्थित है। तो ऋण 26 से दाईं ओर चलने पर ऋण 25 प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि ऋण 25 ऋण 26 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो कथन कहा गया है ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है,
यह कथन असत्य है, क्योंकि ऋण 26 ऋण 25 के बाईं ओर स्थित है और बाईं ओर वाली संख्या उस संख्या से छोटी होती है। तो सही कथन यह होगा, ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से छोटा है। चलिए प्रश्न 10 करते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग ए, यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। बच्चों ये संख्या रेखा हम देख रहे हैं, तो ऋण 2 की स्थिति पर हम अपने आप को रख लेते हैं और हम ऋण 2 से दाईं ओर 4 कदम चल लेते हैं। तो एक कदम हमने चला दाईं ओर, फिर दूसरा कदम ये चला, फिर तीसरा कदम चला, फिर हमने चौथा कदम चला। तो ऋण 2 के एक कदम चलने के बाद दाईं ओर ऋण 1 पर आ गए, फिर हम और एक कदम चलने से दाईं ओर 0 पर आ गए, फिर हम 1 पर आ गए, फिर हम 2 पर आ गए। तो ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चलने से हम धन 2 पर आ जाएंगे। बच्चों भाग बी के लिए भी एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। भाग बी में कहा गया है, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। बच्चों हम 1 पर अपने को मान लेते कि हम 1 पर हैं और हम अब बाईं ओर चल लेते हैं। तो हमने 1 कदम चला बाईं ओर तो 0 पर पहुंच गए, 1 कदम और ऋण 1 पर पहुंच गए, फिर ऋण 2 पर पहुंच गए, ऋण 3 पर पहुंच गए और ऋण 4 पर पहुंच गए। तो इस तरह से हमने ये 5 कदम चल लिए, ये पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कदम। तो 1 से हम बाईं ओर 5 कदम चल लेते हैं तो हम ऋण 4 पर पहुंच जाते हैं। भाग सी, यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 8 पर है तो ऋण 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो बच्चों ये हमने संख्या रेखा बनाई हुई है और ये स्पष्ट है कि ऋण 8 से ऋण 13 पर चलने के लिए हम बाईं ओर चलेंगे, क्योंकि ऋण 13 ऋण 8 के बाईं ओर स्थित है। तो इस वजह से हम ऋण 8 से ऋण 13 पर पहुंचने के लिए बाईं ओर चलेंगे। भाग डी, यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 6 पर हैं तो ऋण 1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो ये हम इस आकृति में संख्या रेखा की आकृति में देख पा रहे हैं कि ऋण 6 से ऋण 1 पर जाने के लिए हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि ऋण 1 ऋण 6 के दाईं ओर स्थित है। इस वजह से हमें ऋण 6 से ऋण 1 पर पहुंचने के लिए दाईं ओर चलना होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।